तो स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। हम घटना चक्र को पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। कल हमने पढ़ा था होम रूल लीग आंदोलन। हमने कल भी बताया था कि कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक गांधी जी से संबंधित एवं उनके आंदोलन जितने भी हुए हैं सभी का एमसीक्यू के रूप में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल के रूप में हम देखने जा रहे हैं, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी जो थे दीवान थे, कहाँ के दीवान थे? यहाँ पता है आपको, पोरबंदर के थे, राजकोट के थे, वांकानेर के थे, उपयुक्त सभी राज्यों के थे। तो सभी राज्यों के थे ये सभी राज्यों के क्या थे? ये दीवान थे। करमचंद गांधी का उपनाम क्या था? कवा गांधी। कवा गांधी ये गांधी जी के पिता हैं। क्या है ये? गांधी जी के पिता हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज भावनगर। आगे बता रहा है आपका, महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्या थे ये? प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई पूरी की। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे हाई स्कूल का क्या नाम था? अल्फ्रेड हाई स्कूल। कहाँ पे था? राजकोट में स्थित था। इसके बाद कहाँ गए? तो इसके बाद श्यामल दास आर्ट कॉलेज में इन्होंने एडमिशन करवाया और इसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के लंदन गए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से इनको विधि की पढ़ाई जो है कि पूरा इन्होंने किया। चलिए आगे यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। यहाँ सवाल के रूप में क्या बोल रहा है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो रहने के समय कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन। ठीक है। यह 4 भाषा में प्रकाशित होता था, हिंदी, तमिल, गुजराती और इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है, मैंने कहा भी 4 भाषा में कौन कौन? गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। और 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। गांधी जी जो है ना 1904 में क्या किए कि डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था। आगे यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है। चलिए अगला सवाल के रूप में देख रहे, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दी इंडियन ओपिनियन था। आगे बढ़ते हैं। फिनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, डरबन में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम.के. गांधी समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावादी के समर्थक थे। ये दार्शनिक अराजकतावादी के समर्थक थे। गांधी जी के विचारों में आदर्श के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। देखिएगा, आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया।
निम्न में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य तथा अहिंसा। क्या? सत्य तथा अहिंसा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ था, क्या था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्या? सत्य की प्राप्ति का रास्ता हो जाएगा आपका आंसर, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो हम चारों ऑप्शन को देखते हैं। पहला क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दूसरा क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता। अगला क्या है आपका? अगला आपका ऑप्शन है ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण। तो मैंने कहा था कि एक ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपने के नवीन समाज का आधार बनाया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज को आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे, क्या कहते थे? कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है और वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? या फिर निम्न में से यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे दे सकता है ये, अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है और वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू? ऑप्शन दे देगा आपको, तो याद रखते हुए चलेंगे आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? क्या बोल रहा है? गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। गांधी जी को कहा जाता था समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता था इनको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। गांधी जी के राज्य के संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। क्या बता रहा है? गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, क्या कहा? कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवादी का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद का भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी के समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। चलिए अगला सवाल है आपका, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किससे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? हड़ताल। पहले गांधी जी बहिष्कार करते थे, फिर धरना करते थे, फिर उपवास करते थे, लास्ट में वो हड़ताल करते थे। गांधी जी के अनुसार, गांधी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रुओं को पराजित करना है। नहीं, सत्याग्रही का उद्देश्य क्या था? सत्याग्रही को उद्देश्य यही था कि उसे समझा बुझा करके अपने तरह बनाना था शत्रुओं को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा भी है, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत का उद्देश्य शत्रु को पराजित को करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का स्थायित्व। याद रखते हुए चलेंगे। गांधी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। ठीक है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे थे। 21 वर्ष रहे थे। चलिए यहाँ पे क्या बता रहा है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, डरबन गए थे। और 1904 में उन्होंने क्या किया था? फिनिक्स फार्म की स्थापना किया। और 1915 में यह भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को ये जब भारत लौटते हैं तो उसी के समय से उसी समय से मतलब कि 9 जनवरी को ही हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है कहाँ मनाया गया है? तो आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। कितने नंबर का मनाया गया है? 17वां प्रवासी दिवस। और इसमें मुख्य अतिथि कौन है? आपके मुख्य अतिथि है गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और एक और है आपके विशेष अतिथि है संतोखी। याद रखेंगे, मैंने पूरा नाम नहीं बताया है संतोखी का। संतोखी मतलब आप समझ जाइएगा क्या है, वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, है ना। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा 1915, है ना। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के इस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो पीटर मरित्सबर्ग में गांधी जी को फेंक दिया गया था। क्या हुआ था ना कि जब गांधी जी अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्ली का भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट तो था, लेकिन भेदभाव के कारण उन्हें दूसरे डब्बे में उसको मतलब वो स्थानांतरित करने की बात कहा गया। ये विरोध किए और इन्हें जब स्टेशन आया तो पीटर मरित्सबर्ग में इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? 1901 में भाग लिए थे ये कलकत्ता अधिवेशन। 1901 में जब ये आए थे भारत, तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। उस समय कलकत्ता अधिवेशन 1901 में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। गौर करेंगे, महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किया गया था? 1915 में। कहाँ किया गया था? अहमदाबाद के कोचरब में। कौन किया था? तो महात्मा गांधी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था। उसे क्या कहते हैं? उसे सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर, है ना।
चलिए अगले सवाल के रूप में देखते हैं। महात्मा गांधी के शब्द निम्नलिखित आश्रम में कौन सबसे पुराना आश्रम है? तो आपका फिनिक्स फार्म, जो आपका 1904 में स्थापित किए थे। 1904 में कहाँ स्थापित किए थे? डरबन में। कहाँ स्थापित किए थे? डरबन में। डरबन कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ये डरबन में स्थापित किए थे। सबसे पुराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने फिनिक्स में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया, फिनिक्स आश्रम, है ना, को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। कह रहे गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी जो थे सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही अपनाए थे। कहाँ अपनाए थे? दक्षिण अफ्रीका में ही अपनाए थे। यहाँ पे दिया भी है। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जो है कि जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारिक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं कार्य भी किया था। देखिए, बोअर युद्ध डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अफ्रीका में अंग्रेज का शासन था। कुछ ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे डच ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज हट से उनका मतलब कि वार्तालाप होने के बाद वो सुलझ नहीं पाया मामला, तो वो युद्ध में तब्दील हो गया। जब युद्ध होता है तो गांधी सोचते हैं कि हम जिस साम्राज्य के अंतर्गत रह रहे हैं हमें उसकी मदद करना चाहिए। 1904 मतलब कि आगे जब बोअर का युद्ध होता है तो गांधी जी बोअर के युद्ध में अंग्रेजों का सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में, और डच पराजित होते हैं। गांधी जी ये सोच के मदद करते हैं कि अगर अंग्रेज को मैं मदद करता हूँ तो कुछ सहूलियत प्रदान की जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। आप भारत में भी देख रहे थे उदारवादी नेताओं द्वारा कितने पत्र लिख करके उनके भारत की समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते थे और भारत के हित में कोई काम नहीं किए, है ना। तो हम देखेंगे गांधी जी के बारे में, और जो भारत में चल रहा था क्या उसी समय गांधी जी भी अफ्रीका में कुछ कम कर रहे थे उदारवादियों की तरह। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पूर्ण उद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। साध्य क्या होता है? साध्य आपका क्या होता है? मंजिल। साधन क्या होता है आपका? रास्ता। मतलब कि मंजिल पाने के लिए रास्ता ढूंढना, मतलब कि साध्य और साधन मतलब कि वो मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को, कि वो मतलब कि उग्र होकर के वो नहीं चाहते थे कि हम आगे बढ़ें, आराम से धीरे धीरे है ना। उनको कहना था कि उग्र होकर के हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं की प्रभाव से महात्मा गांधी जो है कि बहुत प्रभावित हुए इनकी बातों से, और तब इन्होंने अपना राजनीतिक करियर को मान लिए थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था क्या तात्पर्य था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी राजनीतिक को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी द्वारा
सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता का उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना था। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो सत्ता का नहीं है, सत्ता का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी का एक भतीजा था मगनलाल गांधी, उन्होंने एक शब्द गढ़ा सत्याग्रह। सत्याग्रह का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो ऑब्वियसली गांधी जी किए थे, है ना। सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल हम देख लेते हैं क्या कह रहा है आगे सवाल। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो चंपारण सत्याग्रह था आपका। चंपारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह। देखिए, चंपारण 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उस समय अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे। उसी समय जब उसमें राजकुमार शुक्ल भी आए थे और गांधी जी से मुलाकात हुआ था उनको, तो उन्होंने चंपारण आने की आग्रह किया था। अब राजकुमार शुक्ल को किसने कहा था गांधी जी से आप मिलिए, ये आपको बताना है। चलिए, यहाँ पे क्या बता रहा है देखिएगा। चंपारण आंदोलन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत ने इनका प्रयोग 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस लेकर छिड़े विवादों में हस्तक्षेप कर किया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध के स्वरूप में किया गया था। आगे देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, इसके लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए संघर्ष को निष्क्रिय विरोध नाम दिया गया। क्या बता रहा है? गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया है। परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना, है ना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है। क्या है?
निष्क्रिय प्रतिरोध एक क्या है, राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितनी दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से है। बताइए, क्या है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किस तरह है? तो महात्मा गांधी का है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल के रूप में हम देखते हैं, ब्रिटिश ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटिश भारत का एक बड़ा क्या था, निर्मित वस्तुओं को बाजार समझता था। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले चंपारण, अहमदाबाद मिल, सतखेड़ा, उसके बाद असहयोग। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम सजाइए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 2 4 3 1 है, 2 4 3 1 है आपका आंसर। देखिए 2 4 3 1 है यहाँ पे, है ना। चलिए, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, है ना। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण जिले में 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की, उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बगान मालिकों ने किसान की मजबूरी की फायदा उठाकर उन्होंने अनुबंध को मुक्त करने के लिए लगान एवं गैर कानूनी अभावों मतलब कर दर की मनमानी ढंग से बढ़ा दिया। किसानों की इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है? क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त किया। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने विधि का अध्ययन जो है कि आपका अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन के पुस्तक अनटू दिस लिस्ट के सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नीचे दिए गए कूट को उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन क्या है, 1 2 सी क्या है 1 3 4, डी क्या है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों सही है आपका। ठीक है, चारों सही है आपका। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लिस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बड़ा बदल डाला, जीवन को ही बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो व्यक्ति के कल्याण सबके कल्याण में निहित है। क्या है, व्यक्ति के कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। IAS 2011 का सवाल है ये। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, क्या लिखा है? इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से, उपयुक्त सभी से प्रभावित है इनका विचारधारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा के थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और बंदी का प्रेरणा पाई। देखिएगा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का कहाँ से प्रभावित किए थे? तो थोरो से। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और बंदी का प्रेरणा पाई। पहला, सविनय अवज्ञा और बंदी की प्रेरणा किससे पाई थे गांधी जी? तो थोरो से, याद रखेंगे। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर के राज्य तुम्हारे भीतर है। अब टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य क्या था? ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। इससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं हैं? तो स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन। आप भी इसको बता सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ये उस समय कहाँ थे? आपके दक्षिण अफ्रीका में थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे का सवाल क्या है? हाँ, बस वही 1905 से बंगाल विभाजन के विरुद्ध में शुरू हुआ था। और गांधी जी इसमें कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? निम्नलिखित सत्याग्रही में महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व नहीं किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था। तो किसने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जबकि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उपरोक्त सभी सही है, सभी सही है। क्या यहाँ बोल रहा है? गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? पूछ सकता। हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? तो गांधी जी का है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं। क्या है अगला सवाल? गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919,
तो गांधी जी के नाम की पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका आज का जो सवाल जो था 40-41 जो सवाल मैंने किए हैं वो गांधी एवं उनके आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल था। कल हम इसके आगे का 50 सवाल को हम देखेंगे। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।